हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवराम एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है आय का चक्रीय प्रवाह, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आज की वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि यदि आप लोग मेरे चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा दीजिए ताकि आप लोगों को मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। आइए देर न करते हुए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं आय के चक्रीय प्रवाह की। आय के चक्रीय प्रवाह को समझाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी अर्थव्यवस्था में कुछ क्षेत्र हुआ करते हैं, जैसे उत्पादक क्षेत्र, परिवार क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र। इन चारों ही क्षेत्रों में आपसी अंतर संबंध पाया जाता है। फिलहाल आय के चक्रीय प्रवाह को समझाने के लिए मैं आपके साथ केवल दो क्षेत्रों की चर्चा करूंगा, एक उत्पादक क्षेत्र और एक परिवार क्षेत्र। और इन दोनों के बीच में पाई जाने वाली निर्भरता को अंतर क्षेत्रीय निर्भरता कहा जाता है। कैसे ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर हैं, क्यों निर्भर हैं, थोड़ा सा पहले इसको जान लेते हैं। देखिए, उत्पादक क्षेत्र का काम है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना। दूसरी ओर जो परिवार क्षेत्र होते हैं वो साधन सेवाओं के या कारक सेवाओं के स्वामी होते हैं। अगर आप साधन सेवाओं के बारे में सोच रहे हो तो जैसे श्रम की सेवा, भूमि, पूंजी, उद्यमी, इनके जो स्वामी है वो परिवार क्षेत्र है। और परिवार क्षेत्र का काम होता है इन उत्पादक क्षेत्रों को ये कारक सेवाएं प्रदान करना। एक बात तो यह स्पष्ट है कि दोनों के कोई ना कोई अपने उद्देश्य होंगे। वस्तु और सेवाओं का निर्माण करने का उत्पादकों का एक उद्देश्य होगा। कारक सेवाओं को प्रदान जो करते हैं परिवार क्षेत्र, कारक सेवा प्रदान करने का उनका भी एक अपना उद्देश्य होगा। जो भी इनके आपस में उद्देश्य हो वो तो समझ ही लेंगे, लेकिन ये जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, जैसे परिवार क्षेत्र वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति के लिए उत्पादक क्षेत्र पर निर्भर है और उत्पादक क्षेत्र कारक सेवाओं की प्राप्ति के लिए परिवार क्षेत्र पर निर्भर है। तो एक बात तो सबसे पहले समझ ली हमने कि ये दोनों क्षेत्रों में आपसी निर्भरता पाई जाती है। अब थोड़ा आय के चक्रीय प्रवाह को समझते हैं। आय एक प्रवाह है, ये मैंने आपको अपने पिछले वीडियो लेक्चर स्टॉक और प्रवाह में समझाया भी था। यदि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी पिछली वीडियो को स्टॉक और प्रवाह जरूर देखिए ताकि आप लोगों को यह समझ में आ जाए कि आय एक प्रवाह क्यों है। अब बात है कि आय का प्रवाह चक्रीय, एक साइकिल की तरह है, एक चक्र की तरह है। और ये चक्र की तरह क्यों है, इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आइए जरा बोर्ड पर कुछ समझते हैं, कुछ देखते हैं। यहां अगर आप देखेंगे तो मैंने दो क्षेत्रों को लिखा है, एक उत्पादक क्षेत्र और एक परिवार क्षेत्र। और अगर आप देख रहे होंगे तो मैंने यहां पर परिवार क्षेत्र के द्वारा दी गई कारक सेवाएं लिख रखा है। और अब ध्यान से देखें तो ये कारक सेवाएं परिवार क्षेत्र ने उत्पादक क्षेत्र को दी हैं, राइट। सबसे पहले यहां आपको एक बात बताना चाहूंगा, परिवार क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र को ये कारक सेवाओं का जो प्रवाह किया गया है, जो उनको कारक सेवाएं दी गई हैं, इसे कहा जाता है वास्तविक प्रवाह, रियल फ्लो। अब जाहिर सी बात है, ये उत्पादक क्या करेगा, इन कारक सेवाओं का उपयोग करेगा, वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करेगा, वस्तुएं और सेवाएं बन भी जाएंगी। वो वस्तुएं और सेवाएं फिर एक दिन उत्पादक क्षेत्र परिवार क्षेत्र को देगा। जैसे मैंने यहां आप देख रहे होंगे इस निशान के द्वारा वस्तु और सेवाओं का प्रवाह किस ओर हुआ, उत्पादक क्षेत्र से परिवार क्षेत्र की ओर।
ये वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह उत्पादक क्षेत्र से परिवार क्षेत्र की ओर होना, ये भी एक वास्तविक प्रवाह है। तो यहां पर मैंने आपको सबसे पहले वास्तविक प्रवाह बताया। पहला, जब परिवार क्षेत्र से कारक सेवाएं उत्पादक क्षेत्र को दी गई, ये वास्तविक प्रवाह। दूसरा, ये जो वस्तुएं और सेवाएं उत्पादक क्षेत्र से जब परिवार क्षेत्र को दी गई, तो ये भी है वास्तविक प्रवाह। अब बात करते हैं मुद्रा के प्रवाह की। जब ये परिवार क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र को कारक सेवाएं प्रदान करते हैं, तो ये उत्पादक क्षेत्र उन कारक सेवाओं का क्या करते हैं? भुगतान करते हैं। और ये भुगतान किया जाता है मुद्रा के रूप में। तो साधन भुगतान के रूप में मुद्रा का क्या हुआ? प्रवाह हुआ। और ये प्रवाह उत्पादक क्षेत्र से परिवार क्षेत्र की ओर हुआ। अब चलते हैं आगे। जब परिवार क्षेत्र के पास साधन भुगतान के रूप में आय आई, तो इनकी जरूरतें होती हैं वस्तुएं और सेवाएं, क्योंकि वो इनकी आवश्यकताओं की संतुष्टि करती हैं। लेकिन वो वस्तुएं और सेवाएं किसके पास हैं? उत्पादक क्षेत्र के पास में। इसीलिए परिवार क्षेत्र उस आय का उपयोग वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर व्यय के रूप में, यानी उपभोग व्यय के रूप में करता है। और वो व्यय जो किया जाता है, आपको मैं बता दूं, वो भी मुद्रा के रूप में। तो ये भी एक मुद्रा का प्रवाह हुआ। लेकिन ये प्रवाह अब किसने किया? परिवार क्षेत्र ने। किसको? उत्पादक क्षेत्र को। ये आय का प्रवाह हुआ, मुद्रा का प्रवाह हुआ। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि कैसे पहले आय उत्पादक क्षेत्र से परिवार क्षेत्र की ओर प्रवाह कर गई, और उसके बाद वह आय परिवार क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र की ओर वस्तुओं और सेवाओं के ऊपर किए गए व्यय के रूप में पुनः दोबारा उत्पादक क्षेत्र को प्राप्त हुई। तो देख पा रहे हैं कैसे एक चक्रीय प्रवाह बन रहा है। उत्पादक क्षेत्र से आय का प्रवाह परिवार क्षेत्र की ओर, परिवार क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र की ओर। इसी को कहा जाता है आय का चक्रीय प्रवाह। आय का चक्रीय प्रवाह एक निरंतर चलने वाला प्रवाह है। इसकी निरंतरता बनी रहती है, क्योंकि ना तो वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण रुकना है, और ना ही साधन सेवाओं की मांग को रोका जा सकता है। यदि वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण नहीं रोका जा सकता, तो ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर है। एक साधन सेवाओं के लिए निर्भर है परिवार क्षेत्र पर, परिवार क्षेत्र निर्भर है वस्तुओं और सेवाओं के लिए उत्पादक क्षेत्र पर। तो इस प्रकार हमने देखा कि परिवार क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र को क्या करता है? वास्तविक प्रवाह। किनका? कारक सेवाओं का। उत्पादक क्षेत्र परिवार क्षेत्र को वस्तुओं और सेवाओं का वास्तविक प्रवाह करता है, और यहीं से मुद्रा का प्रवाह सामने आया। कारक सेवाओं के उपयोग के लिए कारक सेवाओं का भुगतान किया गया मुद्रा के रूप में, मुद्रा का प्रवाह। और परिवार क्षेत्र ने उस आय का उपयोग किया उपभोग व्यय के रूप में मुद्रा के द्वारा, यानी कि मुद्रा का प्रवाह। और यह प्रवाह कैसा आया सामने? चक्रीय प्रवाह के रूप में। तो यह होता है आय का चक्रीय प्रवाह। एक बार आखिर में मैं आपको दोबारा दोहराना चाहूंगा, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह कहलाता है वास्तविक प्रवाह, रियल फ्लो। और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य मुद्रा का प्रवाह कहलाता है मौद्रिक प्रवाह। तो यहां पर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आय का चक्रीय प्रवाह समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को इस वीडियो में कुछ समझ ना आया हो, कुछ समझने में कठिनाई हो रही हो, तो आप मुझे कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं।
मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपकी उस कठिनाई को, उस समस्या को दूर कर पाऊं। और यदि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।